क्राउन प्रिंस एमबीएस के बारे में रिपोर्ट्स आ रहे हैं। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि वो बता रहे हैं कि उनको उनकी लाइफ को थ्रेट हो सकता है आगे जाते हुए। और किन से थ्रेट है बताया जा रहा है, रेडिकल्स से। और किसी बाहर की कंट्री के रेडिकल्स की बात नहीं हो रही यहाँ। यहाँ अगर उनको कोई थ्रेट की बात हो रही है तो वो विद इन कंट्री थ्रेट की बात हो रही है। आपको बताएंगे, सऊदी अरब के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी अरकान कांग्रेस से कहा है कि उन्हें कत्ल करने की कोशिश की जा सकती है। और आरोप ये लगाया जाता है साउद फैमिली पे कि आपने फॉरेन पावर्स को सऊदी अरेबिया में एंट्री दी और उसी के चलते बहुत सारी हराम एक्टिविटीज जो इस्लाम में कबूल नहीं है वो सऊदी अरेबिया के अंदर हो रही है, क्योंकि ये फॉरेनर्स आए उनकी आइडियोलॉजी लेके। एक अमेरिकन न्यूज मीडिया हाउस है पॉलिटिको, उसको एक इंटरव्यू दिया है एमबीएस ने, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। और उस इंटरव्यू में एमबीएस ने कहा है कि उनकी जान को खतरा है, उनको मारा जा सकता है। 1979 के आसपास जब ये कब्जा हुआ मक्का का, तो साउद फैमिली ने फिर मदद ली फॉरेन पावर्स की, स्पेसिफिकली जो फ्रेंच मिलिट्री के लड़ाके थे वो आके उन्होंने वो जगह मुक्त करवाई। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान, उनको शक है कि उनकी हत्या हो सकती है। पहले भी एक नहीं, एक से पहले एक से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ बताया है कि उनकी हत्या क्यों हो सकती है। और ये डील के तहत पूरे वर्ल्ड का डॉलराइजेशन हुआ और इसी के साथ जो एक रिलीजियस डॉक्ट्रिन थी रेडिकलाइजेशन की, जो फंडामेंटल्स ऑलरेडी मौजूद थे, उसको एक फाइनेंशियल पुश मिल गया पेट्रो डॉलर की वजह से। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया की अगर आप 1971 पहले की कुछ तस्वीरें देखोगे तो छोटी छोटी लड़कियां हैं जो दो चोटी बनाती है, बिल्कुल फोटो देख के आप बोलोगे कोई इंडिया का ही कोई भाग होगा। मामला गड़बड़ तो है, इनके ऊपर पहले भी एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुका है और कट्टरपंथी जितने गल्फ रीजन में हैं या सऊदी अरेबिया में हैं, उतने ही कहीं और भी हैं। तब उन्होंने एक डील स्ट्राइक करा किसके साथ? मोहम्मद इब्न वहाब। ये एक रिलीजियस स्कॉलर था। 1973 के बाद से ही क्या शुरू हो जाता है, अचानक से सलीम जावेद की स्क्रिप्ट्स आना शुरू हो जाती है। सऊदी अरेबिया के अंदर जो टू मॉस्क बोला जाता है, होली मॉस्क, जिसके कस्टोडियन जो है वो राजा माने जाते हैं, मोनार्क। वापस ये वही वहाब फैमिली का एक लड़वैया आता है पूरा गैंग लेके और मक्का का पूरा कब्जा करता है, वो होली एरिया का। लेकिन इस मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ बहुत सारे लोग हैं और इसकी वजह से हमने ये देखा है कि मैटर जो है वो पलटता जा रहा है, डेंजरस होता जा रहा है कि कहीं इनके खिलाफ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। वहां लेडीज गाड़ी चला रही हैं तो मॉडर्नाइज, उन्हें पता है कि तेल सारी जिंदगी हमेशा नहीं रहेगा, तो हमें अपने आप को आगे मॉडर्नाइज करना है। जहां पे मैं मानता हूं कि यूएई के जो प्रिंस हैं उन्होंने ये लीडरशिप ली और क्राउन प्रिंस एमबीएस को बचपन से ही ग्रूम करना शुरू कर दिया था डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस के लिए। जहां पे 2018 में जब यूएई प्रिंस की विजिट हुई अक्षरधाम मंदिर में दिल्ली में, वहीं पे शायद डिसीजन लिया गया कि पूरे रीजन को अगर हमें डी रेडिकलाइज करना है। तो पता ही नहीं है कि एमबीएस को जब क्राउन प्रिंस बनाया गया तो उसकी फैमिली के भीतर कितना विरोध हुआ, बवाल हुआ, विद्रोह हो गया। फिर एमबीएस ने कई अपने चाचाओं और अपने भाइयों को निपटवा दिया। क्राउन प्रिंस एमबीएस के बारे में रिपोर्ट्स आ रहे हैं। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि वो बता रहे हैं कि उनको उनकी लाइफ को थ्रेट हो सकता है आगे जाते हुए। और किन से थ्रेट है बताया जा रहा है, रेडिकल्स से। और किसी बाहर की कंट्री के रेडिकल्स की बात नहीं हो रही यहाँ। यहाँ अगर उनको कोई थ्रेट की बात हो रही है तो वो विद इन कंट्री थ्रेट की बात हो रही है। तो ना ये इशारा ईरान की ओर है और ना ही ये इशारा जो है इजराइल की ओर है। लेकिन कारण जो बताया गया इसके बारे में वो ये बताया जा रहा है कि अगर सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच पीस ट्रीटी होती है, जो अब्राहम अकॉर्ड प्रेसिडेंट ट्रंप के फर्स्ट टर्म के दौरान शुरू हुए थे, जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि सुन्नी मेजॉरिटी सऊदी अरेबिया के साथ इजराइल का एक नॉर्मलाइजेशन हो जाए रिलेशनशिप का, तो इसकी बात हो रही है। अगर ये डील होती है तो क्राउन प्रिंस एमबीएस बता रहे हैं कि उनकी लाइफ को थ्रेट हो सकता है। कारण ये बताया जा रहा है कि ये डील इसलिए वो आगे नहीं बढ़ा रहे कि जब तक पैलेस्टीनियन स्टेट को कुछ अच्छा खासा कंसेशन नहीं मिल जाता या वो इशू सॉल्व नहीं हो जाता, तब तक वो ये पीस डील साइन नहीं कर सकते। अब सबसे पहले समझना हमें यहाँ पे ये है, थोड़ा हम हिस्ट्री समझेंगे सऊदी अरेबिया का। तो सेंट्रल अरेबिया का एक नजद रीजन था जहाँ पे मोहम्मद इब्न सऊद करके जो थे
कबाइली के एक छोटे से जनरल कह सकते हो आप, एमीर कह सकते हो उनकी लैंग्वेज में, वो कंट्रोल करते थे सेंट्रल अरेबिया का वो एक छोटा सा रीजन 1740s के आसपास। तो एक रिलीजियस स्कॉलर हैं जो वहाब आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। तो जो एमबीएस के फोर फादर्स हैं उस जमाने के, तब उन्होंने एक डील स्ट्राइक करा किसके साथ? मोहम्मद इब्न वहाब। ये एक रिलीजियस स्कॉलर था जिनके पास फिनेंस और वॉरियर्स का एक ग्रुप था और बड़ा अच्छा खासा सपोर्ट था। तो इब्न वहाब जो है मोहम्मद, उन्होंने एक कंडीशन रखी कि अपनी बेटी की शादी तो करवा देंगे वो साउथ फैमिली के जो एल्डेस्ट सन है उसके साथ, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन उनकी ये है कि ये शादी तब हो पाएगी जब साउथ फैमिली ये प्रॉमिस करे कि वो खाली पॉलिटिक्स को रूल करेगा, रिलीजन को वो रूल नहीं करेगा। तो रिलीजन, इस्लामिक रिलीजन की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो वहाब फैमिली डिसाइड करेगा कि वो कैसा होना चाहिए, सोसाइटी कैसा होना चाहिए, वो सब वो तय करेंगे, आप खाली रूल करोगे। तो ये डील के तहत वो वहाब फैमिली के साथ शादी हुई। और फिर आप जानते हैं 300 साल में फिर क्या क्या हुआ है। जो रेडिकलाइजेशन हम सब समझते हैं कि वही जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ही ये सब स्टार्ट हुआ। ये होते होते समझ ये आ रहा है कि जब क्रूड ऑयल का डिस्कवरी हुआ तो एक अच्छा खासा फाइनेंशियल बैकिंग मिल गया वो वहाब डॉक्ट्रिन को पूरे वर्ल्ड में फैलाने के लिए। और जहां पे यूएस डॉलर को रिक्वायरमेंट लगी ऐसे पार्टनर की कि वो रीजन का सारा क्रूड ऑयल जो है वो यूएस डॉलर में बेचा जाए, उसका सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी स्टेटस रखने के लिए। तो इस ऑयल फॉर सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत अमेरिका ने उनको बताया कि भाई आप और आपके एलाइज जो है गल्फ के, उनका जो है सिक्योरिटी हम देखेंगे, आप जो है अपना क्रूड ऑयल जो है वो यूएस डॉलर में बेचोगे। और ये डील के तहत पूरे वर्ल्ड का डॉलराइजेशन हुआ। और इसी के साथ जो एक रिलीजियस डॉक्ट्रिन थी रेडिकलाइजेशन की, जो फंडामेंटल्स ऑलरेडी मौजूद थे, उसको एक फाइनेंशियल पुश मिल गया पेट्रो डॉलर की वजह से। अब अमेरिका की जियोपॉलिटिक्स ऐसी रही, जो मैंने मेरी बुक में भी, जियोपॉलिटिक्स की किताब में मैंने डिटेल में बताया है कि टू बकेट थियरी कैसे वर्क करती है। तो हर एक देश को बताया गया कि भाई तुम्हारा बाजू वाला जो है वो बदमाश देश है, तो उसको हम सैंक्शन करने वाले हैं, जिसका मतलब है कि आप यूएस डॉलर के साथ जाओगे बाय डिफॉल्ट। तो एक बकेट ऑफ नेशंस को आर्म्स और डॉलर्स दिए गए और बाजू वाले बकेट को जो है सैंक्शन किया गया। इसी के चलते पेट्रो डॉलर का खूब इस्तेमाल हुआ पूरे भारत को रेडिकलाइज करने के लिए और पूरा वेस्ट एशिया रेडिकलाइज करने के लिए। तो 1973 में जब पेट्रो डॉलर का जन्म हुआ, ये ऑयल फॉर सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत, जब हेनरी किसिंजर मिलने गए सऊदी अरेबिया में, तो इसी पेट्रो डॉलर ने वो सारी फंडिंग करी रेडिकलाइजेशन की। और ये जो रेडिकलाइजेशन हुआ, जिस स्पीड से हुआ, पेट्रो डॉलर के मुफ्त के पैसों की वजह से, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो कुछ आता नहीं था, तो मुफ्त का जो जमीन से ऑयल निकल रहा है उसी की ताकत से ये पूरा रेडिकलाइजेशन बढ़ावा दिया गया। अब भारत में अचानक से 1973 के बाद से ही क्या शुरू हो जाता है? अचानक से सलीम जावेद की स्क्रिप्ट्स आना शुरू हो जाती है। जो मैं बताता हूँ, इतने टॉक से बताता आ रहा हूँ कि पूरा जो बॉलीवुड है वो एक माफिया के तौर पे, जहाँ पे गुलशन कुमार की हत्या होती है, लिरिक्स और फिल्म की स्क्रिप्ट्स में सारे वो अरेबिक वर्ड्स और वो सब आ जाता है, उर्दू का इस्तेमाल होता है। अमिताभ बच्चन जो है वो 786 का बिल्ला लेके घूम रहे हैं, मंदिर में ही सारे प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से। ये सब होता है और उसी पेट्रो डॉलर से जो पूरा गल्फ का रीजन है उसका कपड़ा पूरा ब्लैक बुर्का में कन्वर्ट हो जाता है और भारत में भी ब्लैक बुर्का शुरू हो जाता है उस तादाद में, जो पहले कभी नहीं हुआ करता था। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया की अगर आप 1971 पहले की कुछ तस्वीरें देखोगे तो छोटी छोटी लड़कियां हैं जो 2 चोटी बनाती है, बिल्कुल फोटो देख के आप बोलोगे कोई इंडिया का ही कोई भाग होगा, ऐसा लगेगा आपको। 1971 पहले के अगर वो पिक्चर्स देखें आप, कलरफुल, जहाँ पे ईरान में भी मॉडर्नाइजेशन था, इराक में भी था, अफगानिस्तान में भी था, सऊदी अरेबिया में भी था, इराक में भी मॉडर्न कपड़े पहन के वुमेन रहते थे। तो ये पूरा जो चेंज हुआ वो पेट्रो डॉलर में जो वहाबी थियोलॉजी जो है हर जगह फैलाई गई, जहाँ पे भारत में भी
हाईवे की दोनों साइड की प्रॉपर्टीज एक ही कम्युनिटी ने परचेज करी, वही पेट्रो डॉलर की फंडिंग की वजह से। जहां पे हिंदुओं को, हमें याद है कि बॉलीवुड में सरवाइव करने के लिए हिंदू नाम रखने पड़ते थे, अचानक से खान एंट्री करने लगते हैं। ना सिर्फ ये, अ, बहुत सारे प्रेम फंडा वाले मूवी स्क्रीन पे दिखाए गए जब हमारी सारी सिटीज में टेरर अटैक चल रहा था, तो स्क्रीन पे कुछ अपोजिट चल रहा है। तो ये पूरा अनकैलकुलेटेड तो नहीं था, राइट? देयर वाज सम डिटरमाइंड गोल। दूसरा, हमें पता है कि 71 से पहले तो अच्छे खासे भारतीय मुसलमान जो अगर कुछ कंस्ट्रक्ट भी करना है, मस्जिद भी बनानी है, तो डोनेशन लेने आया करते थे। आपको अचानक से पेट्रो डॉलर के बाद ये पूरा बंद हो गया। अगर मस्जिद कंस्ट्रक्ट करनी है तो अब तो हिंदुओं से पैसे भी नहीं मांगे जा रहे। तो सऊदी अरेबिया के अंदर जो टू मॉस्क बोला जाता है, होली मॉस्क, जिसके कस्टोडियन जो है वो राजा माने जाते हैं, मोनार्क, वापस ये वही वहाब फैमिली का एक लड़वैया आता है पूरा गैंग लेके, और मक्का का पूरा कब्जा करता है, वो होली एरिया का। और आरोप ये लगाया जाता है साउद फैमिली पे उसके द्वारा कि आपने फॉरेन पावर्स को सऊदी अरेबिया में एंट्री दी, और उसी के चलते बहुत सारी हराम एक्टिविटीज जो इस्लाम में कबूल नहीं है वो सऊदी अरेबिया के अंदर हो रही है, क्योंकि ये फॉरेनर्स आए उनकी आइडियोलॉजी लेके। ठीक, क्योंकि स्किल्स तो कुछ है नहीं, पूरा रेडिकलाइजेशन है, मुफ्त का पैसा है क्रूड ऑयल का। तो ये 1979 के आसपास जब ये कब्जा हुआ मक्का का, तो साउद फैमिली ने फिर मदद ली फॉरेन पावर्स की, स्पेसिफिकली जो फ्रेंच मिलिट्री के लड़ाके थे वो आके उन्होंने वो जगह मुक्त करवाई। और फिर आप जानते हैं कि हमारे जो अब नए लीडर हैं, जो एमबीएस है, क्राउन प्रिंस, जिन्होंने पुराने क्राउन प्रिंस को टेक ओवर किया। अगर आप सबने वो वीडियो देखी होगी, उनसे पहले जो क्राउन प्रिंस थे, नायफ करके थे, जो सीआईए और यूएस के चहीते थे, और उनको हटा के क्राउन प्रिंस एमबीएस जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के फर्स्ट टर्म के दौरान नए क्राउन प्रिंस बन गए। अब जो है ये वही दौरान, उसी दौरान ये जो हुआ यहाँ पे, इसके साथ साथ पैरेलल डी रेडिकलाइजेशन और डी डॉलराइजेशन शुरू हो चुका था प्रेसिडेंट ट्रंप के फर्स्ट टर्म में ही। तो उसमें समझ में आ रहा है कि वो सऊदी अरेबिया जिसने ऑयल फॉर सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत पेट्रो डॉलर कमा के जो रेडिकलाइजेशन किया, अब उसी सऊदी अरेबिया को समझ में आ रहा है कि पूरा विश्व जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ओर जा रहा है, वो रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जा रहा है। क्रूड ऑयल का स्टॉक अगर बचा भी है 25-30 साल का, तो उसका रिलेवेंस कितना बचा होगा फ्यूचर में। जब ये सारे प्रश्न आए और एमबीएस जो है वो नए क्राउन प्रिंस बने थे, तो उन्होंने एक विजन दिखाया। उनका विजन ये था कि सोसाइटी को हमको लिबरेट करना पड़ेगा, स्किल्स लेने पड़ेंगे, इकोनॉमिक्स कुछ सीखना पड़ेगा, तो हम फ्यूचर में सरवाइव कर पाएंगे, हमको वापस ऊंट पे नहीं जाना। तो उन्हें भी समझ आ रहा है कि पाकिस्तान की जो हालत हुई, जहां पे मुफ्त का कोई क्रूड ऑयल जमीन से नहीं निकला, तो वो कटोरे लेके हर जगह घूमता है। तो अरब्स नहीं चाहते कि उनकी वो हालत हो, तो उनके चलते उन्होंने इंटरनेशनल पार्टनर्स को खोजना शुरू किया। एक छोटा सा क्लिप अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, जब क्राउन प्रिंस एमबीएस पहली बार भारत आए, आई थिंक चौथा या पांचवा दिन था पुलवामा टेरर अटैक के, और रात को उनकी लैंडिंग होती है, और पीछे ढोल नगाड़े के अलावा शंखनाद होता है, जो रात को कभी भारत इस्तेमाल नहीं करता। तो शंखनाद उसे माना जाता है, वॉर क्राई माना जाता है शंखनाद को। अब हकीकत यह है कि वो जो फ्री का क्रूड ऑयल भी जो जमीन से निकलना है, वो निकालने की ना तो टेक्नोलॉजी है ना तो स्किल आता है। तो बिना फॉरेनर्स वर्कर्स ये सब आए और अमेरिकी कंपनीज और फंडिंग के बिना ये क्रूड ऑयल तो निकलना भी नहीं था। तो निकाल के पैक करके मार्केट करके बेचने के लिए भी आपको फॉरेनर्स की जरूरत थी। तो ये जो पूरी जियोपॉलिटिक्स चेंज हुई, जहां पे डी रेडिकलाइजेशन और डी डॉलराइजेशन दोनों अचीव करना है, और गल्फ देखता है भारत को एज अ पार्टनर उस प्रोसेस में। इसी में इनका पूरा जियोपॉलिटिक्स चेंज हुआ है रीजन का, जहां पे वेस्टर्न करेंसीज की ना वो कैपेसिटी होगी नए वर्ल्ड ऑर्डर में कि गल्फ तक आके पोलिसिंग कर पाए, और जहां पे
यूएस फोर्सेस को इंटरेस्ट भी क्या होगा सोलार पैनल को सिक्योर करने हर जगह घूमे। अब ऑयल का तो समझ में आता है, ऑयल या गैस को सिक्योरिटी देने के लिए मिलिट्री को इस्तेमाल करेगा। अब सोलार पैनल में आके सिक्योरिटी क्या करेंगे हर एक कंट्री में जाके, और ना वो करेंसी का पावर बचा होगा वो करने को। तो उसी के चलते ये पूरे रीजन का डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ, जहां पे मैं मानता हूं कि यूएई के जो प्रिंस हैं उन्होंने ये लीडरशिप ली और क्राउन प्रिंस एमबीएस को बचपन से ही ग्रूम करना शुरू कर दिया था डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस के लिए। जहां पे 2018 में जब यूएई प्रिंस की विजिट हुई अक्षरधाम मंदिर में दिल्ली में, वहीं पे शायद डिसीजन लिया गया कि पूरे रीजन को अगर हमें डी रेडिकलाइज करना है तो मंदिर, आयुर्वेद और योग, ये 3 ही रास्ते हैं। और उसी के चलते आपने ना सिर्फ यूएई में मंदिर होते हुए देखा, लेकिन सऊदी अरेबिया में जिस प्रकार से संस्कृत उत्सव मनाया गया, इस तरह से शायद भारत में भी किसी स्टेट में नहीं मनाया गया, क्योंकि संस्कृत एक ही ऐसी लैंग्वेज है जो डी रेडिकलाइजेशन के लिए डिजाइन की गई है। अब अब जब मैं ये बोल रहा हूं तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि उस जमाने में पता था किसी को, लेकिन संस्कृत के जो शब्द है उसमें कहीं भी ऐसे शब्द नहीं बने हैं जो रेडिकलाइजेशन को कुछ सपोर्ट करे, वो शब्द है ही नहीं उस लैंग्वेज में। तो संस्कृत उत्सव मनाया गया। ना सिर्फ ये, एंशंट अरेबिया की जितनी भी मंदिर साइट्स है उसको अब उजागर किया जा रहा है। जो उनकी 3 देवियां प्री अरेबिक गॉडेस मानी जाती थी, उनकी मूर्तियों का भी प्रदर्शनी लगती है। और सऊदी अरेबिया की टूरिज्म की एड में हज ना दिखाते हुए ट्विटर पे अगर आप ओपन करके देखोगे तो एंशिएंट मंदिर टाउन्स दिखाए जा रहे हैं। तो यही आईमेक कॉरिडोर जो है, वही कॉरिडोर है डी डॉलराइजेशन का, और वही कॉरिडोर है डी रेडिकलाइजेशन का। तो ये जो चेंजेस चल रहे हैं गल्फ में, सबको समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा रिस्क अगर किसी की लाइफ पे है तो वो क्राउन प्रिंस एमबीएस की लाइफ पे है, क्योंकि जो रेडिकल थियोलॉजी से इंस्पायर हुई इतनी बड़ी पॉपुलेशन की साइज है, उन्हें ये इकोनॉमिक्स समझा पाना कि भाई आपको कुछ काम करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए, तो इट इज गोइंग टू बी अ टफ जॉब। ना सिर्फ उनको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी, पर हो सकता है इंटेल एजेंसीज की मदद की भी जरूरत पड़े बहुत सारे देशों की ये डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट करने में उस रीजन में। तो हमें बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि वो टारगेट पे तो होंगे ही। अच्छा, वो भी कोई कम नहीं है। क्राउन प्रिंस जो है, उन्होंने एक साथ एक ही दिन 81 प्रिजनर्स को एग्जीक्यूट कर दिया, ये सिग्नल देने के लिए रेडिकल्स को कि ऐसा भी हो सकता है। तो वो भी कोई ऐसे छोटे मोटे लीडर नहीं है, अच्छा खासा माइट रखते हैं डिसीजंस लेने का भी, और कंट्री को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, सेक्युलराइज करना चाहते हैं, और इस गोल में वो आगे बढ़ेंगे। अब जो लोग भी डी रेडिकलाइजेशन का प्लानिंग कर रहे हैं या प्रोसेस बना रहे हैं, उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई सिंगल पॉलिसी नहीं चलेगी कि आपने पढ़ाई करवा दी मॉडर्न तो नहीं होगा वो रेडिकल, नहीं, ऐसा भी नहीं है। या तो मार ही डालना है। तो आई विल टेल यू, मैं इजराइल जब गया था और मैंने जब पूछा वहां पे सॉल्यूशन, तो बोलते नहीं, हम तो हमास और ये टेररिस्ट को ही मारते हैं, वो तो मरने को तैयार है, तो दैट इज नॉट अ कॉस्ट, वो तो वैसे भी उनके लिए डिस्पोजेबल कमोडिटी है, वो तो मरने के लिए ही रेडी है। तो ये जो है, जो भी लोग डी रेडिकलाइजेशन का पॉलिसी बना रहे हैं, उन्हें सोचना पड़ेगा कि 90 के लिए अलग पॉलिसी लगेगी, 5% क्लरिक्स और सेलिब्रिटी के लिए अलग पॉलिसी लगेगी, और 5% टेररिस्ट के लिए अलग पॉलिसी लगेगी। अगर आप सिर्फ टेररिस्ट को मार रहे हो 5% को, तो ये तो वो बात हो गई कि ऊपर नल खुला है और आप नीचे पानी को रोक रहे हो, कोई मतलब नहीं, उससे कोई आउटकम नहीं आना है अगर डी रेडिकलाइजेशन होना है। तो दिस इज हाउ द डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस शुड बी। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि वो इजराइल से संबंध ठीक करना चाहते हैं। इस दिशा में वो काम कर रहे हैं कि थोड़ी शांति आए मिडिल ईस्ट में। हमेशा लड़ाई झगड़े में पड़ के सब अपनी ही तबाही कर रहे हो, तो हम संबंध अच्छे करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग मेरे खिलाफ हैं वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो, और क्योंकि उसमें उनका फ़ायदा है अपना, तो वो कहीं हो सकता है कि मुझे मेरी हत्या करवा दें। तो ऐसी बात उन्होंने कही है। मुद्दा ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एमबीएस ने अपने विरोधियों को निपटाने के लिए एक चाल चली कि फैला दो कि मेरे हत्या की साजिश की जा रही है,
और उसके बाद इस बिना पर वो कईयों को उठाएगा और उनको साफ करवा देगा अपने विरोधियों को, और फिर कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि खबर तो ये है कि भाई मेरी हत्या हो सकती है, तो इसलिए मैंने अपने बचाव में किया। मैंने फिर बोला, गेम समझिए, गेम बहुत बड़ा है, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है कि एमबीएस को जब क्राउन प्रिंस बनाया गया तो उसकी फैमिली के भीतर कितना विरोध हुआ, बवाल हुआ, विद्रोह हो गया। फिर एमबीएस ने कई अपने चाचाओं और अपने भाइयों को निपटवा दिया। पढ़ोगे तब तो पता चलेगा, पढ़ो जाकर। अब फिर उसके खिलाफ सिर उठ रहे हैं, तो उनको निपटवाने के लिए अब एक नया उसने प्लान बनाया। ये फैला दो कि मेरी जान को खतरा है और मैं अपनी जान बचाने के लिए फिर मैं सबको टांगूंगा, फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा। खेल आप लोग समझ ही नहीं रहे। मैंने फिर बोल रहा हूं, इजराइल फिलिस्तीन से कहीं ज्यादा बड़ा गेम है। ये इजराइल फिलिस्तीन नहीं है, बहुत छोटी चीज है इजराइल फिलिस्तीन, उससे कहीं ज्यादा बड़ा गेम है। मामला गड़बड़ तो है, इनके ऊपर पहले भी एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुका है, और कट्टरपंथी जितने गल्फ रीजन में हैं या सऊदी अरेबिया में हैं, उतने ही कहीं और भी हैं। तो इनके साथ गड़बड़ हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि असैसिनेशन हो ही जाएगा, हो सकती है। और डर इस चीज का है कि कहीं तख्ता पलट, बांग्लादेश देख के सबको डर लगने लगा है कि कहीं तख्ता पलट तो नहीं हो जाएगा। लेकिन एमबीएस जहां ले जा रहे हैं अपने कंट्री को, वो एकदम नई चीज है। नई चीज मतलब वो कंट्री को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। वहां पे फिल्में दिखाई जा रही हैं, वहां लेडीज बिना बुर्के के घूम रही हैं, अब वहां लेडीज गाड़ी चला रही हैं। तो मॉडर्नाइज, उन्हें पता है कि तेल सारी जिंदगी हमेशा नहीं रहेगा, तो हमें अपने आप को आगे मॉडर्नाइज करना है। लेकिन इस मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ बहुत सारे लोग हैं, और इसकी वजह से हमने ये देखा है कि मैटर जो है वो पलटता जा रहा है, डेंजरस होता जा रहा है, कि कहीं इनके खिलाफ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। वैसे एज ऑफ नाउ क्या गड़बड़ है कुछ हम बोल नहीं सकते। हाँ, ये जरूर है कि इनके खिलाफ माहौल तो बनाने की कोशिश की जा रही है। माहौल बनाने की कोशिश की जा रही मतलब फिलिस्तीन का सपोर्ट, फिलिस्तीन का नारा, फिलिस्तीन को जिस तरीके की सपोर्ट गल्फ कंट्रीज ने दी है इससे पहले और आज भी, वो एक बहुत बड़ी चीज है। और उससे अब पीछे खींचना, पाकिस्तान के साथ यही तो प्रॉब्लम है। इतने साल से समझा रहे थे कि फिलिस्तीनी हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। आज फिलिस्तीन को छोड़ के इजराइल से कैसे दोस्ती कर ले? हालांकि फिलिस्तीन कुछ देता नहीं है किसी को, और उस फिलिस्तीन को इन्हीं के जियाउल हक ने फिलिस्तीनियों को मरवाया भी था, लेकिन वो क्योंकि ऑन रिकॉर्ड नहीं हुआ, कागजों पे नहीं आया, इसलिए वो चल गया। और फिलिस्तीन भी उस चीज को छेड़ना नहीं चाहता, क्योंकि फिलिस्तीन के पास सपोर्ट आती है पाकिस्तान से, फिलिस्तीन के पास सपोर्ट आती है सऊदी अरेबिया से। तो वो कहता है कि नहीं यार, पुरानी बातों को छोड़ो, नई बात करते हैं।